लिए। में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। लेकिन सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। दिल दहल जाएगा स्ट्रेचर पर पोती और खाट पर पड़ी दादी की मौत की सच्चाई जानकर। 4 साल के अयाज और 45 साल की मरिया की जिंदा जलने की ये तस्वीरें अलवर की टपुकड़ा थाने के बुबका हेड़ा गांव से आई है। बताया जा रहा है कि गांव के मकान में दादी पोते दोनों सो रहे थे। मकान में बड़ी मात्रा में कपास रखा हुआ था जिसमें किसी वजह से आग लग गई। इसी आग की चपेट में आकर दादी और पोते दोनों जिंदा ही जल गए। घर में लगी आग से गांव में कोहराम मच गया। किसी तरह लोगों ने आग बुझाकर दादी और पोते को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दादी की मौत हो चुकी थी और इलाज के दौरान पोते की भी मौत हो गई। पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स मानसिक रूप से इतना विकृत हो चुका है कि इसने न उम्र का लिहाज किया और न रिश्ते की। इस लड़के पर आरोप है कि इसने अपनी दोस्त की 60 साल की मां के साथ महापाप किया है। बताया जा रहा है कि पोर्न की लत और नशे में धुत रहने वाले इस लड़के ने अलवर के जाट बहरोड में महापाप को अंजाम दिया। शनिवार की रात इस लड़के की जबरदस्ती से जब महिला ने शोर मचाया तो आरोपी ने हमला कर उसे घायल कर दिया और वहां से भाग निकला। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। इस शिकायत के बाद पुलिस ने पीड़ित महिला को अस्पताल पहुंचाया और फिर आरोपी विकास को गिरफ्तार कर लिया। विकास ने इस महापाप को अंजाम तब दिया जब पीड़ित महिला का बेटा और दूसरे लोग घर से बाहर गए थे। पुलिस की गिरफ्त में आए इन दोनों बदमाशों ने सोचा था बड़े आराम से भाग निकलेंगे और लूट के माल से ऐश करेंगे, लेकिन सीकर पुलिस ने इनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सीकर पुलिस की गिरफ्त में आए इन दोनों बदमाशों पर आरोप है कि इन्होंने नवलगढ़ रोड पर सोमवार दोपहर प्रकाश योगी नाम के शख्स के साथ मारपीट की और फिर उसकी बोलेरो कैंपर गाड़ी को लेकर फरार हो गए। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी करवा दी। साथ ही झुंझुनू पुलिस से भी संपर्क कर वहां भी नाकेबंदी करवा दी। इसके बाद शुरू हुआ इन दोनों बदमाशों को पकड़ने का सिलसिला, जिसे सीकर पुलिस ने महज 6 घंटे में पूरा कर लिया। ने नाकाबंदी करवाई और गाड़ी की आगे से आगे सूचना मिलने पर टीम द्वारा पीछा किया गया। पीछा करके झुंझुनू कंट्रोल रूम से संपर्क किया गया। झुंझुनू कंट्रोल रूम के सहयोग से, झुंझुनू पुलिस के सहयोग से गाड़ी में बदमाशान के 2 बदमाशों के साथ में पकड़ ली। भरतपुर में पुतला फूंक रहे ये लोग प्रदेश के खेल मंत्री अशोक चांदना से इस कदर नाराज हैं कि सड़क पर उतर आए हैं विरोध प्रदर्शन करने। दरअसल इन दिनों अशोक चांदना का तथाकथित एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अनुसूचित जाति के लोगों के बारे में कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। उसी टिप्पणी को लेकर ये लोग नाराज हैं और भरतपुर के मिनी सचिवालय के बाहर चांदना का पुतला फूंककर नारेबाजी कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि अशोक चांदना के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाए, साथ ही उन्हें मंत्रिमंडल से भी बाहर किया जाए। आपसी विवाद में बात रखकर और अनुसूचित जाति विशेषकर जाटव समाज जाति कहकर अपमानित किया है। इससे राजस्थान में पूरे समाज जाति जाटव समाज में पूरे में रोष है। अगर हम ये मांग करते हैं माननीय अशोक गहलोत साहब से, अगर उनके खिलाफ अपने विभागीय कार्रवाई कर और उनके खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में नहीं होता है तो पूरा राजस्थान में हम लोग आंदोलन करेंगे। ये उसका आज हमने यहाँ पुतला दहन किया है। अभी 2-3 दिन से एक सोशल मीडिया पे एक ऑडियो वायरल हो रहा है अशोक चांदना का, जिसमें वो किसी एक गुर्जर समाज के व्यक्ति से बात कर रहा है जिसका नाम राजू है, और वो आपसी बातें दोनों को करके पूरी अनुसूचित जाति जनजाति को और जो है टारगेट करते हुए उन्होंने जाति सूचक शब्दों में पूरी समाज को अपमानित किया है। पूरी समाज में भारी आक्रोश है। धार्मिक नगरी पुष्कर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कार्तिक माह में उमड़ने वाली भीड़ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है।
जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप सिंह ने सोमवार को पुष्कर के मुख्य बाजारों और धार्मिक स्थलों का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते इस बार पुष्कर मेले के सभी आयोजनों पर पहले से ही रोक लगा दी गई है, लेकिन प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों की तरह यहाँ भी श्रद्धालुओं का आवागमन जारी है। राज पुरोहित ने सरोवर में आस्था लेकर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करें और भीड़ का हिस्सा बनने से बचें। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने पुलिस अधिकारियों से कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी लेकर आने वाले दिनों में मुस्तैदी से ड्यूटी करने के निर्देश दिए। पर जो मेला है वो बिल्कुल निरस्त कर दिया गया है। किसी तरह का मेले में आयोजन कोई भी नहीं होगा, और क्योंकि तीर्थस्थल तो सारे ही राजस्थान में खुले हुए हैं, उस हिसाब से तीर्थस्थल खुला हुआ है, पर कोविड प्रोटोकॉल की पालना जरूर यहाँ पर करनी जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से श्रीगंगानगर के ग्रामीण इलाकों के लोग अनचाहे कॉल से परेशान हैं। सीमा पार पाकिस्तान से आईएसआई और पाक रेंजर्स की ओर से कुछ लोग सैटेलाइट कॉल के जरिए यहाँ के लोगों से संपर्क साध रहे हैं और भारतीय सेना के मूवमेंट के साथ साथ और भी गुप्त जानकारियों को इकट्ठा करने की फिराक में लगे हुए हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में सरहद पार से आईएसआई के एजेंट्स और पाकिस्तानी रेंजर्स पाक की परछाई होती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र की रिपोर्ट। 8 महीने से बंद विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल घाटा मेहदीपुर बालाजी मंदिर के कपाट खुल गए हैं। मेहदीपुर बालाजी के कपाट खुलते ही यहाँ श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 8 महीने से घाटा मेहदीपुर बालाजी मंदिर भक्तों के लिए बंद था। अब इसे कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ खोल दिया गया है। कोरोना गाइडलाइंस के तहत मंदिर के सभी प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रांगण में आने वाले पुजारियों, सेवादारों के साथ साथ सभी दर्शनार्थियों को चेहरे पर फेस कवर या मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, मंदिर ट्रस्ट के समस्त पुजारियों और सेवादारों की रेगुलर टेस्टिंग भी अनिवार्य की गई है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधाओं और लोगों के संपर्क आने वाले सभी बिंदुओं जैसे रेलिंग्स, दरवाजे के हैंडल्स आदि का बार-बार सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। महीने से मंदिर बंद था। हम जो बालाजी आए हैं, आने के बाद में हमको आज दर्शन हुए हैं। हमारे परिवार के प्रति, हमारे भाइयों की बहुत आस्था है। सही लग रहा है, अच्छा लगा। इतनी दूर से आया, दर्शन भी हो गए, अच्छा है। तो 20 मिनट 20 खबर में अब बात करते हैं दूसरे प्रदेश के खबरों की। यकीनन दिल दहल गया होगा इन तस्वीरों को देखकर। जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया। आप भी एक बार फिर से देखिए। रॉयल बंगाल टाइगर का ये हमला बेहद खतरनाक था। जिस शख्स पर उसने झपट्टा मारा उसका बचना मुश्किल था, लेकिन इसे इस इंसान की किस्मत समझिए या फिर टाइगर की बदकिस्मती जो इसकी जान बच गई। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें असम की सोनितपुर जिले के बोरगुरी इलाके की है। बताया जा रहा है कि यहाँ के लोगों को इस टाइगर के यहाँ छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद इसे देखने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने इंसानों को देखकर बाघ जान बचाकर भागने की कोशिश में इस शख्स पर झपट पड़ा। हालांकि ये शख्स बाघ की चंगुल से निकल गया और आसपास के लोगों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली में बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों पर पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई और तेज कर दी। कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने मास्क न पहनने वाले लोगों पर लगने वाला जुर्माना भी बढ़ा दिया था, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली की सड़कों पर कई लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए। ऐसे लोगों का चालान काटने और उन्हें जागरूक करने के लिए दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस के जवान मुस्तैद रहे। जिस गाड़ी में भी कोई बिना मास्क के बैठा नजर आया, पुलिस ने तुरंत उसे रोककर 2000 रुपए का चालान काट दिया। आपने मास्क नहीं लगाया है,
ठीक है, नहीं लगाना चाहिए भाई, अपनी सेफ्टी है। पुलिस के कुछ जवानों की नजर खासतौर पर डीटीसी की बसों पर रही, जिनमें रोजाना कई लोग सफर करते हैं। बसों के अंदर जाकर पुलिस वालों ने लोगों के मास्क पर नजर डाली और उन्हें जागरूक करने की कोशिश की। मास्क बहुत जरूरी है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने नियमों को तोड़ने वालों पर सख्ती तेज कर दी। अगर मास्क किसी के पास नहीं होता है तो उसे बस में दाखिल होने नहीं दिया जाता है। दिल्ली में मास्क न पहनने वालों का चालान काटने के लिए पुलिस के साथ सिविल डिफेंस के कई कर्मचारी भी सड़कों पर मौजूद रहे। अहमदाबाद में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मास्क नहीं लगाने वालों पर नए जुर्माने के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई। राज्य में पहले मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना था, जिसे बढ़ाकर अब 1000 रुपए कर दिया गया, ताकि जुर्माने के डर से लोग मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। सरकार के इस फैसले का असर भी दिखा। अहमदाबाद से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें ज्यादातर लोग मास्क पहने नजर आए। बाजार में खरीदारी कर रही महिलाएं हों या ऑफिस जा रहे लोग, सभी ने मास्क लगाना जरूरी समझा। लेकिन जिन लोगों ने इसकी जरूरत नहीं समझी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस के जवान सड़कों पर मुस्तैद रहे। मास्क नहीं लगाने पर कुछ लोगों के चालान भी काटे गए। अहमदाबाद में भी मास्क पर अब जुर्माना बढ़ा दिया गया है। 500 की जगह पर अब मास्क नहीं पहनने पर 1000 रुपया जुर्माना होगा। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने सड़क पर तैनात पुलिस वालों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि बढ़े जुर्माने से बचने के लिए और कोरोना के डर से ज्यादातर लोग सड़कों पर मास्क पहने दिखाई दिए। हम एक आधा घंटे से यहाँ से वाहन चेकिंग कर 99% लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं। यही नहीं, कोरोना को फैलने से रोकने के लिए शहर के अलग अलग इलाकों में मेडिकल कैंप भी लगाए गए, जहां लोग मुफ्त में कोरोना की जांच कराते दिखे। उत्तर प्रदेश में कोरोना नियमों के तहत बीते 8 महीने से बंद पड़े सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज फिर खोल दिए गए। सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक सिर्फ 50% छात्र ही एक बार में वहां मौजूद रह सकते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य के अलग अलग कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में छात्रों ने पहुंचना शुरू कर दिया, जिसकी एक तस्वीर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी सामने आई, जहां एंट्री गेट पर छात्रों के शरीर का तापमान मापा गया और उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की मंजूरी मिली। कई दिनों बाद यूनिवर्सिटी पहुंचे कुछ छात्र काफी खुश नजर आए। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने पहुंचे कुछ छात्र मायूस भी दिखे। उन्होंने पहले की तरह वहां क्लास नहीं लगने की शिकायत की। यूनिवर्सिटी खुल गई है, बस नाम दिल्ली खुली है, देखिए यहाँ पे आप जाएंगे तो ताले लगे हैं। इसी तरह राजधानी लखनऊ के एक कॉलेज में भी सरकार के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए छात्रों को अंदर घुसने की इजाजत दी गई। गेट पर तैनात गार्डों ने उनके हाथों को सैनिटाइज कराने के साथ उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की। वहां भीड़ न जुटे, इसके लिए सड़क पर एक दूसरे से कुछ दूरी पर गोल घेरे बनाए गए। काफी लंबे वक्त बाद शिक्षकों को भी क्लास में छात्रों को पढ़ाने का मौका मिला। अच्छा लग रहा है कि लाइफ वापस ट्रैक पे आ रही है। कुछ इसी तरह कानपुर में मौजूद एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में एक छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी भी खुल गई, जहां कोरोना नियमों के तहत ही छात्र अंदर गए और पढ़ाई की। बंगाल चुनाव के लिए हो रही जोर आजमाइश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आदिवासियों के बीच पहुंची। कुछ दिन पहले अपने 2 दिन के बंगाल दौरे पर अमित शाह बांकुड़ा पहुंचे थे। वहां उन्होंने आदिवासियों से मुलाकात की थी, जिसके बाद ममता बनर्जी भी आदिवासियों के गढ़ माने जाने वाले बांकुड़ा जिले पहुंची। वहां वो जिस तरह से आदिवासी लोगों से मिली, उसे देखकर अमित शाह के बांकुड़ा दौरे की तस्वीरें याद आ गईं, क्योंकि ममता बनर्जी वहां खटिया पर बैठी। उन्होंने अपने साथ 2 महिलाओं को भी खटिया पर बिठाया। मुख्यमंत्री ने थोड़ी देर तक वहां मौजूद लोगों से बात की और उन्हें उन योजनाओं की जानकारी दी जो राज्य सरकार ने उनके लिए शुरू की हैं। इस दौरान वो आदिवासियों के लिए शुरू की गई जय जोहार पेंशन योजना के बारे में बात करती दिखाई दी। जय जोहार चालू आवाज 10-12 दिन बाद से आवाज खुल गए। आदिवासियों से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने बांकुड़ा में एक रैली भी की, जिसमें उन्होंने आदिवासी लोगों से राज्य सरकार की योजनाओं से मिलने वाले फायदे के बारे में पूछा। आप लोगों को ठीक से मिल रहा है? आपको जो पेंशन है, आपको जो स्कॉलरशिप है, वो आपको मिल रहा है? बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियों ने आदिवासी वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने भी इसी जिले में एक आदिवासी परिवार के घर पर खाना खाया था। और अब ममता ने भी आदिवासी लोगों के वोट पक्के करने के लिए एक के बाद एक कई सियासी दांव खेले हैं। बांकुड़ा की रैली में उन्होंने उनके लिए कई योजनाओं का ऐलान किया, जिनकी जानकारी देने के लिए राज्य सरकार हर द्वार सरकार नाम की मुहिम शुरू करेगी, जिसके तहत राज्य के अधिकारी 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक हर ब्लॉक में कैंप लगाएंगे और लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी ने आदिवासियों के नायक कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती पर छुट्टी का ऐलान भी किया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बांकुड़ा जिले में 32,000 प्रवासी मजदूरों को नौकरी मिली है। महाराष्ट्र में बिजली के बिलों पर सियासी महाभारत छिड़ गया। उद्धव सरकार के खिलाफ बीजेपी और एमएनएस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे।
महाराष्ट्र के कई जिलों में दोनों पार्टियों ने महंगी बिजली के मुद्दे पर प्रदर्शन किया और उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुंबई में बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर जमा हो गए। काफी देर तक महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने के बाद नेताओं ने बिजली के बिलों को जला दिया। जैसे ही बिजली के बिल जलने लगे, पुलिस ने आग को बुझा दिया और प्रदर्शनकारियों को घेर लिया। प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ शुरू हुई और हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने एक एक कार्यकर्ता को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उठने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार जबरन कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को उठाकर पुलिस वालों ने गाड़ी में बिठाया। थोड़ी ही देर में कई कार्यकर्ता सड़क पर लेटकर नारेबाजी करने लगे। बाद में बीजेपी कार्यकर्ता मार्च करते हुए उस पुलिस थाने तक पहुंचे, जहां हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को ले जाया गया। लेकिन बीजेपी का यह प्रदर्शन केवल मुंबई तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि राज्य के कई जिलों में बीजेपी के कार्यकर्ता इसी तरह राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे, जिनमें पुणे भी शामिल रहा। पुणे में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बिजली के बढ़े हुए बिलों को जलाकर विरोध जताया। काफी देर तक बीजेपी के कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे, लेकिन प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण नहीं रहा। जबकि ठाणे में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। सड़क पर काफी देर तक चले हंगामे के बाद ठाणे में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। हालांकि बिजली के बढ़े हुए बिलों के मुद्दे पर ही एमएनएस ने भी सरकार को घेरा, लेकिन विरोध का तरीका अलग रहा। एमएनएस ने उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ पोस्ट कार्ड आंदोलन शुरू किया। इस समय हम मौजूद हैं दादर परिसर में, जहां पर एमएनएस का पोस्ट कार्ड आंदोलन शुरू है। इस आंदोलन के तहत एमएनएस के नेता मुंबई के दादर स्टेशन के बाहर मेज कुर्सी डालकर बैठ गए। बढ़े हुए बिजली बिलों के मुद्दे पर मुंबई के नाराज लोगों से मुख्यमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड लिखवाए गए। एमएनएस ने अल्टीमेटम दिया कि अगर 3 दिन में लोगों को राहत नहीं दी गई तो राज्य में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उद्धव सरकार के खिलाफ बिजली के बढ़े हुए बिलों का मुद्दा लॉकडाउन से जुड़ा है। लॉकडाउन के दौरान बिजली बिलों में गड़बड़ी होने की कई लोगों ने शिकायतें की, और यह गड़बड़ी इसलिए हुई क्योंकि बिजली के बिल मीटर की रीडिंग के आधार पर नहीं दिए गए। लॉकडाउन के महीनों में बिजली विभाग ने पिछले साल की औसत खपत को पैमाना मानकर लोगों को 3 महीने तक बिजली के बिल भेज दिए। इसलिए सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोगों को हुई जिनका काम धंधा लॉकडाउन में बंद हो गया, लेकिन बिजली का बिल कम नहीं हुआ। पहले महाराष्ट्र सरकार ने लोगों को यह भरोसा भी दिया था कि बिलों से जुड़ी गड़बड़ियां दूर कर दी जाएंगी और दिवाली पर उन्हें यह तोहफा मिल सकता है, लेकिन बाद में सरकार ने साफ कर दिया कि बिजली कंपनियां घाटे में हैं, इसलिए लोगों को बिलों का पूरा भुगतान करना ही होगा। पंजाब के लुधियाना में रेप के आरोप में घिरे लोक इंसाफ पार्टी के नेता और विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ विपक्ष ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। सिमरजीत सिंह बैंस पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला को उसके गिरवी रखे घर का मामला सुलझाने का झूठा भरोसा दिया था और इसी बहाने उसका रेप किया। यह मामला सामने आते ही विरोधियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और लुधियाना में बीजेपी और अकाली दल के कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए। अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने लोक इंसाफ पार्टी के नेता सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। उन्होंने इस मामले को कमिश्नर के सामने उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया। रास्ते में बैरिकेडिंग होने की वजह से प्रदर्शन में शामिल लोग आगे नहीं बढ़ पाए और सड़क पर बैठकर पीड़ित को इंसाफ दिलाने की बात कहते हुए नारे लगाने लगे। यही नहीं, अकाली दल ने लगे हाथ अमरिंदर सरकार को भी घेर लिया और आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार सिमरजीत सिंह बैंस से मिली हुई है। ये सरकार मिली हुई है, पुलिस साहब मिली हुई है। बीजेपी ने भी इस मुद्दे को हवा देने में देर नहीं की। पार्टी की महिला मोर्चा की नेता और कार्यकर्ता सिमरजीत सिंह बैंस की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कमिश्नर से मिलने पहुंची। इन लोगों की संख्या ज्यादा होने की वजह से पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद बीजेपी की महिला मोर्चा की नेताओं ने थोड़ी देर तक उनसे बहस की, जिसके बाद उनमें कुछ को कमिश्नर से मिलने के लिए अंदर जाने दिया गया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हुई भारी बर्फबारी से पूरे उत्तर भारत के तापमान में गिरावट आ गई। पिछले हफ्ते भी वहां के कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई थी, लेकिन इस बार कश्मीर के शोपियां में बहुत ज्यादा बर्फ गिरी, जहां मकानों से लेकर सड़कों तक सब कुछ बर्फ से ढक गया। शोपियां के कई इलाकों में तो सड़कों पर 1 फुट तक मोटी बर्फ की चादर जम गई। बर्फबारी के बीच ही कई लोग अपने रोजमर्रा के काम के लिए सड़कों से गुजरते हुए नजर आए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ गाड़ियों की छतों पर भी 1 फुट मोटी बर्फ की परत जमी नजर आई। शोपियां में रहने वाले लोगों ने बताया कि उनके यहाँ लंबे वक्त से पानी की समस्या चल रही थी, जो इस बर्फबारी से दूर हो सकती है। मुश्किलात भी हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा जो इसके हैं मेरिट्स है, ज्यादा फ्रूटफुल है। शोपियां के अलावा श्रीनगर लेह हाईवे पर भी बहुत ज्यादा बर्फ गिरी और हाईवे को कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा।
इसके अलावा राजौरी में रात के वक्त से ही बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी और सुबह के वक्त वहां दूर दूर तक सब कुछ सफेद नजर आया। और अब 20 मिनट 20 खबर में बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों में छात्रों ने सबका ध्यान खींचने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। सरकार और राजशाही की तुलना डायनासोर से करने के लिए कुछ प्रदर्शनकारी उनकी तरह बनकर रैली में पहुंचे और बीच सड़क पर डायनासोर की वेशभूषा में नाचते नजर आए। थोड़ी देर बाद तो डायनासोर बने ये प्रदर्शनकारी स्टेज पर चढ़कर नाचते दिखे, लेकिन फिर सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने उन पर हवा से भरी बड़ी बड़ी बॉल फेंकनी शुरू कर दी। इन गेंदों को उल्का पिंड के तौर पर दिखाया गया। विरोध के इस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने ये दिखाने की कोशिश की कि थाईलैंड में राजशाही और सरकार डायनासोर की तरह पुराने हो चुके हैं और जैसे माना जाता है कि उल्का पिंडों के पृथ्वी से टकराने पर डायनासोरों की पूरी प्रजाति खत्म हो गई, वैसे ही छात्रों का आंदोलन डायनासोर बन चुकी सरकार के लिए उल्का पिंड साबित होगा। छात्रों ने सरकार के खिलाफ तो आवाज उठाई ही, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में भी सुधार की मांग की। अमेरिका के कोलोराडो में एक 70 साल पुरानी कंपनी का बर्गर खाने के लिए 4 किलोमीटर की लंबी लाइन लग गई। वहां की एक मशहूर फूड चेन ने कोलोराडो राज्य के 2 शहरों में अपने आउटलेट शुरू किए, जिनके खुलते ही उनमें लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और औरोरा शहर में तो बर्गर के लिए मारपीट तक होने लगी। इस हंगामे की कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें लोग एक दूसरे को लात घूंसे मारते दिखे। अमेरिका की मशहूर फूड चेन इन एंड आउट ने औरोरा और कोलोराडो स्प्रिंग्स शहर में अपने आउटलेट खोले। बताया गया कि इन दोनों आउटलेट में पहुंचे लोगों को बर्गर के लिए 10 से 12 घंटे तक का इंतजार भी करना पड़ा। कोरोना की वजह से वहां ड्राइव इन के तहत ही लोगों को खाना परोसा गया और यही वजह रही कि आउटलेट के आसपास दूर दूर तक गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आईं। चीन के डाटोंग शहर में बिजली कर्मचारियों को खतरे से बचाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया गया। वहां एक बिजली घर के निरीक्षण के लिए एक स्मार्ट रोबोट को काम पर लगा दिया गया। दावा है कि यह रोबोट बिजली घरों में होने वाले हादसों को रोकने में बेहद मददगार साबित होगा, क्योंकि बिजली घर में हुई जरा सी गड़बड़ तुरंत इस रोबोट के पकड़ में आ जाएगी। वीडियो में ये रोबोट डाटोंग शहर के एक बिजली घर के चप्पे चप्पे में गश्त लगाता नजर आया। बताया गया कि ये रोबोट इंफ्रारेड थर्मोमीटर और लेजर नेविगेशन सिस्टम जैसे कुछ खास उपकरणों से लैस है, जिनके जरिए ये बिजली घर में लगी एक एक मशीन का डेटा जमा करता है और फिर उनमें होने वाली हर हलचल पर अपनी पैनी नजर रखता है। अगर कोई हादसा हो जाए तो ये रोबोट तुरंत पता लगा सकता है कि दिक्कत बिजली घर के किस हिस्से में पैदा हुई, जिससे बिजली कर्मचारियों को ये जोखिम भरा काम करने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालनी पड़ती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।